नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। रोहन, ज़रा ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल नहीं कर पा रही। बस, अब और नहीं हो सकता। स्वर में क्रोध का लेश भी नहीं था, ना ही आवाज़ ऊंची उठ रही थी। बस एक ठहरा हुआ, स्पष्ट और अंतिम फैसले जैसा सन्नाटा था। रोहन ने पलटकर देखा। सामने उसकी पत्नी अंजलि खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान की हल्की रेखाएं थीं, पर आंखों में एक ऐसा ठहराव था जैसे हिलाना नामुमकिन लग रहा था। रोहन के माथे पर बल पड़ गए। क्या कह रही हो तुम अंजलि? ऑफिस में आज पहले से ही तनाव था, अब घर पर भी तनाव मत लो। पिताजी ने कुछ कहा क्या? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, अंजलि ने शांत स्वर में उत्तर दिया। वे बोल पाते ही कहाँ हैं। पिछले 6 महीनों से जब से उन्हें पक्षाघात हुआ है, वे बस उसी बिस्तर पर टिके हैं। पर मैं अब ख़त्म हो गई हूँ रोहन। मैं लोहे की मशीन नहीं हूँ। सुबह की सफाई से लेकर रात की करवट बदलने तक क्या सब कुछ मैं ही संभालूँ? अब मेरे बस की बात नहीं रही। रोहन को गुस्सा चढ़ाया। तो कौन करेगा? मैं? तुम्हें पता है मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ और रात 9 बजे लौटता हूँ। किसके लिए इतना दौड़ भाग करता हूँ? इसी घर के लिए ना। और तुम घर पर हो। अगर तुमने उनका ध्यान रख लिया तो क्या बड़ा काम कर दिया। शादी के दिन तो तुमने ही कहा था कि वे मेरे भी पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य हैं, सगे पिता नहीं, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। और तुम उनके असली बेटे हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? केवल कमाना और महीने के अंत में दवाइयों का पैसा देना। क्या पुत्र का धर्म केवल हस्ताक्षर करने तक ही सीमित है? अंजलि, ये भावनात्मक नाटक मुझसे मत कराओ, रोहन चिल्लाया। सीधा बताओ क्या चाहिए? नौकरानी चाहिए? केयर टेकर चाहिए? मैं कल ही व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन ये अब नहीं हो सकता वाला बहाना बंद करो। मुझे बाहरी मदद नहीं चाहिए, अंजलि ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे बस थोड़ा सा अपने लिए वक्त चाहिए। मैं कल सुबह मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। आगे का फैसला तुम और तुम्हारे पिताजी मिलकर करो। रोहन हैरान रह गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? पिताजी की इस स्थिति में तुम घर छोड़कर जाओगी? हाँ। अंजलि ने अलमारी से अपना सूटकेस खींचा। शायद तभी तुम्हें एहसास होगा कि उस कमरे में एक जीवित इंसान है, केवल कोई बोझ या सामान नहीं। रोहन ने उसे रोकने, समझाने, गिड़गिड़ाने की हर कोशिश की, पर अंजलि टस से मस नहीं हुई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, अंजलि जा चुकी थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। रसोई ठंडी पड़ी थी और सबसे चौंकाने वाली बात, पिताजी के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रोहन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। यही वह वक्त था जब पिताजी को चाय और शरीर की सफाई करवाई जाती थी। पसीने की बूंदें माथे पर उभर आई। ऑफिस में आज एक अहम बैठक थी। छुट्टी लेना मुश्किल था। उसने मन ही मन तय किया कि जल्दी से चाय पिलाकर किसी केयर टेकर को बुला देगा। वह धीरे से पिताजी के कमरे में गया। कमरे में दवा और सफाई के रसायन की हल्की गंध थी। 70 वर्ष के हरिमोहन जी बिस्तर पर लेटे छत को निहार रहे थे। बेटे को आता देख उनकी आंखों में एक उम्मीद जगी, जो तुरंत एक सवाल बन गई। अंजलि कहाँ है? पापा, अंजलि, वो मायके गई है। आज मैं हूँ, रोहन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने पिता को उठाने की कोशिश की। चलिए उठिए, चाय पियेंगे ना? पर यह उतना सरल नहीं था। हरिमोहन जी का शरीर भारी और निष्क्रिय था। रोहन ने उन्हें खींचकर तकिए के सहारे बैठाने की कोशिश की, पर संतुलन बिगड़ गया और वे एक तरफ झुक गए। होठों से एक हल्की सी कहार निकली। रोहन घबरा गया। सॉरी पापा, सॉरी। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें सीधा किया। उसका फॉर्मल शर्ट पसीने से भीग चुका था। अचानक एहसास हुआ कि अंजलि ये काम रोज अकेले कैसे निभाती थी। किसी तरह चाय पिलाई। आधी चाय पिताजी के कपड़े पर गिर गई। रोहन को गुस्सा आने लगा। हरिमोहन जी पर नहीं, अपनी बेबसी पर और अंजलि पर। कैसे छोड़कर जा सकती है वो? तभी पिताजी ने इशारे से कुछ कहा। उन्हें शौच जाना था। रोहन के हाथ पांव सुन पड़ गए। ये काम उसने कभी किया ही नहीं था। गिन नहीं आ रही थी, पर एक अजीब सी हिचक थी। वो अपने ही पिता के कमज़ोर शरीर को कैसे संभालेगा, कैसे साफ करेगा? पर कोई विकल्प नहीं था। अगले 15 मिनट उसके जीवन के सबसे लंबे पल थे। उसने पिता को गोद में उठाया और हैरान रह गया कि उनका वजन कितना घट गया था। केवल हड्डियों का पिंजरा बचा था। व्हील चेयर पर बैठाया और बाथरूम तक ले गया। जब उन्होंने राहत महसूस की, रोहन ने देखा कि हरिमोहन जी की आंखें बंद थी। वे शर्मिंदा थे।
एक पिता अपने बेटे के सामने अपनी लाचारी पर शक पका रहा था। रोहन का सीना भारी हो गया। उसने चुपचाप उन्हें साफ किया, कपड़े बदलवाए और वापस बिस्तर पर लिटाया। कमरे से बाहर निकलते ही वक्त वह हाफ रहा था। घड़ी में 10 बज चुके थे। ऑफिस की मीटिंग छूट चुकी थी। उसने फ़ोन उठाया, स्विच ऑफ कर दिया। दोपहर ढलने लगी। खाने का वक्त। रोहन ने खिचड़ी बनाई, गीली, बिना मसाले वाली। जब वह थाली लेकर अंदर गया, हरिमोहन जी ने खाने से इनकार कर दिया। खाइए पापा, मुझे भूख नहीं है, रोहन ने चिढ़ते हुए कहा। कृपया नखरे मत कीजिए, मैं अंजलि नहीं हूँ जो 10 बार समझाऊँ। हरिमोहन जी ने कांपते हाथ से बेटे का हाथ थामा। लकवे के कारण आवाज़ अटक रही थी, पर वे धीरे से बोले, बेटा तू खा ले। रोहन का गुस्सा पलक झपकते ही पिघल गया। वो कुर्सी खींचकर पिता के पास बैठ गया। पापा, आप मुझसे नाराज़ है ना? मैं आपको वक्त नहीं दे पाता। हरिमोहन जी ने ना में सिर हिलाया। वे बस उसे देखे जा रहे थे, जैसे बरसों बाद पहली बार बेटे का चेहरा देख रहे हो। शाम होते होते रोहन पूरी तरह चूर हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंजलि ये सब कैसे संभालती थी, और फिर भी शाम को मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार करती थी। उसने मन ही मन सोचा, देखभाल करना और सिर्फ पैसा देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रात को वह पिता के कमरे में ही सो गया, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत उठ सके। रात के करीब 2 बजे रोहन की नींद खुली। लगा जैसे कोई रो रहा है। उसने देखा, हरिमोहन जी आंसू बहा रहे थे। क्या हुआ पापा, दर्द है? रोहन हड़बड़ा कर उठा। हरिमोहन जी ने अपने सही हाथ से इशारा किया, तकिए के नीचे से कुछ निकालने को। रोहन ने देखा, वहाँ एक पुरानी फ़ोटो एल्बम रखी थी। उन्होंने उसे खोलने का इशारा किया। रोहन ने पन्ने पलटे। उसमें उसके बचपन की तस्वीरें थी। पहले कदम, स्कूल का पहला दिन, साइकिल चलाते हुए रोहन, और हर फोटो में हरिमोहन जी पीछे खड़े उसे थामे हुए। एक तस्वीर पर पिता ने उंगली रखी। उसमें नन्हा रोहन बुखार से तपते बिस्तर पर लेटा था, और हरिमोहन जी उसके पास बैठे रात भर जाग रहे थे। तुझे याद है? हरिमोहन जी ने टूटी आवाज़ में पूछा। टाइफाइड आया था, मैं सोया नहीं था। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। याद आया, वो 10 साल का था, 15 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा था। पिता ने ऑफिस छोड़ दिया था। वे खुद नहलाते, खिलाते, कहानियाँ सुनाते। तब ना तो गंदे कपड़ों से गिन आती थी, न ही रात की नींद खराब होने की शिकायत। मैं भूल गया था पापा। रोहन ने पिता का हाथ अपने गाल पर रख दिया। मैं भूल गया था कि आपने मुझे पालने के लिए क्या क्या सहन किया, और आज एक दिन आपका ध्यान रखते हुए मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहाड़ उठा लिया है। नहीं बेटा, हरिमोहन जी ने मुश्किल से मुस्कुराया। अंजलि अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर मुझे तेरी गन चाहिए थी। रोहन स्तब्ध रह गया। मेरी गन? हाँ। हरिमोहन जी ने आंखें मूंद ली। नर्स, अंजलि सब सेवा करते हैं, पर बेटा जब छूता है तो लगता है खून खून को छू रहा है, रूह जुड़ती है। रोहन की अंजलि की कड़वी बातें याद आ गई। पिता तुल्य है, सगे पिता नहीं। तुम असली बेटे हो। अब सब साफ हो गया। अंजलि थकी नहीं थी। अंजलि उसे मौका दे रही थी। उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो देख रही थी कि हरिमोहन जी को दवा की नहीं, बेटे की ज़रूरत थी। अंजलि एक दीवार बन गई थी पिता और पुत्र के बीच, और वह दीवार उसने खुद गिरा दी थी, भले ही इसके लिए उसे कठोर बनना पड़ा। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना माथा पिता की छाती पर रख दिया। हरिमोहन जी ने अपने कांपते हाथ से बेटे के बालों को सहलाया। उस रात उस कमरे में बीमारी की गंध नहीं, बल्कि रिश्तों के जुड़ने की सौंधी खुशबू थी। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। रोहन ने दरवाज़ा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी। उसके हाथ में सूटकेस नहीं था। वह शायद पास के किसी होटल या सहेली के घर रुकी थी, मायके गई ही नहीं थी। रोहन उसे देखता रहा। अंजलि की आंखों में एक सवाल था, क्या तुम समझ पाए? रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने अंजलि को गले से लगा लिया। थैंक यू, रोहन ने उसके कान में फुसफुसाया। तुमने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी और मेरे पिता से मिलवा दिया। अंजलि मुस्कुराई। पापा कैसे हैं? ठीक है, रोहन ने कहा। मैंने सफाई कर दी है। अब तुम नाश्ता बनाओ, मैं उन्हें खिलाऊंगा। आज मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। और कल? अंजलि ने पूछा। कल से हम बारी बारी से संभालेंगे, रोहन ने दृढ़ता से कहा। सुबह का काम मेरा, शाम का तुम्हारा, और रात को मैं उनके पास सोऊंगा। वो मेरे पिता है अंजलि, केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं।
अंजलि रसोई की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। उसे पता था कि अब उसकी थकान कम हो जाएगी, शरीर की नहीं बल्कि मन की, क्योंकि अब उस घर में कोई बहू सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि एक परिवार साथ जी रहा था। कमरे के अंदर हरिमोहन जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर बीमारी की हल्की छाया अब भी थी, पर आंखों में एक नई रोशनी थी। वो रोशनी थी अपने बेटे को वापस पा लेने की। उन्हें पता चल गया था कि अब उनकी देखभाल बोझ मानकर नहीं बल्कि हक मानकर की जाएगी। उस दिन के बाद रोहन के घर में भी कभी ये वाक्य नहीं गूंजा कि मुझसे सेवा नहीं होती, क्योंकि सेवा वहाँ होती है जहाँ औपचारिकता हो, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ बस ख्याल रखा जाता है और ख्याल रखने में थकान नहीं होती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।